हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और वीडियो एक दो दिन ज़रा कुछ तबीयत को लेकर मेरे कुछ इश्यूज़ रहे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और अब मैं लास्ट जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था मोलारिटी और नॉर्मेलिटी पर पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं उसी के आगे से कंटिन्यू करूँगा मोलारिटी और नॉर्मेलिटी को लेकर के, ठीक है। चलिए भाई, शुरू कर रहा हूँ मैं उसी के आगे से मोलारिटी और नॉर्मेलिटी को। क्या बनेगा उसको ज़रा सुनना है। लास्ट हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी होता क्या है, तो नॉर्मेलिटी का मीन और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और हम कैसे इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करेंगे, ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके थे। और अब जो है हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक को, ठीक है। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और ये आपका अपना छोटा सा एक प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पढ़ो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें दोस्तों के साथ। जो बच्चे अपने आईआईटी नीट वगैरह की तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर करें, और जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल 2026-27 के लिए, तो उनको जोड़ें, उनको बोलें सब्सक्राइब करें, उनको साथ शेयर करें चैनल को, ठीक है बेटा। मैंने पढ़ा था आपको नॉर्मेलिटी का टॉपिक। आई होप कि सबको अच्छे से समझ आया होगा नॉर्मेलिटी का टॉपिक भी। उसी के आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्या रिलेशन रहेगा मोलारिटी में और नॉर्मेलिटी में, उसको ज़रा देखना है, ठीक है। तो एक खास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। तो रिलेशन रहेगा बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है, तो बड़ा लाइट मार्कर है, डार्क से लिखेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू रहेगा मोलारिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, यानी n इज इक्वल्स टू m इंटू एन एफ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको एन एफ की वैल्यू गिवन हो और मोलरिटी का वैल्यू गिवन हो और आपसे नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन पूछा जा रहा हो, देन यू हैव टू अप्लाई n इक्वल टू m इंटू एन एफ। अच्छा, इस केस में ख़ास बात यहाँ पर क्या रहेगी, सपोज दैट कि अगर एन एफ की वैल्यू, सपोज दैट कि अगर एन एफ की जो वैल्यू है अगर वो 1 हो, एन एफ की वैल्यू अगर 1 होती है, तो एन एफ की वैल्यू 1 के केस में नॉर्मेलिटी जो होती है वो हमेशा मोलरिटी के इक्वल रहेगी। अगर हम यहाँ पर एन एफ की वैल्यू 1 अप्लाई करेंगे तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलरिटी के इक्वल आ जाएगी, यानी कि जो नॉर्मेलिटी रहेगी सॉल्यूशन की वही एग्जैक्टली मोलरिटी हो जाएगी। और इसी तरह से ये तो हो गया केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 क्या रहेगा, सपोज दैट कि एन एफ की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाए, तो एन एफ की वैल्यू जितनी ज़्यादा एन एफ की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मेलिटी जो एक्चुअल में किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है एन फैक्टर पर। तो अगर एन फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो जाहिर सी बात है नॉर्मेलिटी का वैल्यू भी इंक्रीज करता जाएगा। अगर एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 1 से ज़्यादा है, अगर एन की वैल्यू, एन एफ की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्मेलिटी की वैल्यू हमेशा मोलारिटी से बड़ी रहेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जैसे जैसे एन एफ की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, एन एफ के डिक्रीज होने से नॉर्मेलिटी डिक्रीज करेगा और एन एफ के इंक्रीज होने से नॉर्मेलिटी इंक्रीज करेगा। इस बात को आप नोट में डाल करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट था नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग। अब इसी के आगे से हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डील करेंगे। अब आती है बात यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। तो उसके लिए सिर्फ हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या बनेगा फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पर पहले तो मार्कर को ज़रा हम रिलोड कर लेते हैं, ठीक है बेटा।
बाकी जो भी टीचर हैं मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर वीडियो में कुछ कमी है या फिर आपको अगर कुछ ऐसा लूज़ पॉइंट आप दिखाई पड़ता है तो आप कमेंट करिए और इन्फॉर्म करिए मेरे इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए आपका एक बड़ा सपोर्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट आता है, इसको हटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा सबने। अगला रहेगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और इसको इन शॉर्ट लिखने का तरीका रहेगा W/V करके। फॉर्मूला क्या रहेगा? अच्छा, W का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, V का मतलब हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। इन शॉर्ट इसको ऐसा लिखा जा सकता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट। आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार एग्जाम में इस टर्म में देखने को मिलेगा आपको, मास वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है ना। इसको मास परसेंटेज भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। एक फॉर्मूला तो आपको ये मिल गया। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा, स्टार लगा देता हूं मैं यहां पर, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे इन शॉर्ट V/V करके। फाइनली क्या रहेगा? V का मतलब है सॉल्यूट का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज में काउंट कर रहे हैं तो बेटा क्या रहेगा? मल्टीप्लाई बाई 100। इन शॉर्ट इसको भी ऐसे ही लिखेंगे V/V, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये हो जाना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन टर्म क्या है, पहले तो उसको आप समझ लीजिए। पार्ट्स पर मिलियन का मीन क्या होता है? तो पार्ट्स पर मिलियन का मीन होता है, अगर कोई सॉल्यूशन है, पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए 10% कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो 10% सॉल्यूशन का मीन, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीन लिखा हुआ है, तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम क्या मिलाया गया है? ग्लूकोज का अमाउंट मिलाया गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई 5% शुगर सॉल्यूशन है तो 5% शुगर सॉल्यूशन का मीन क्या हो जाता है कि यहाँ पर 5 ग्राम अमाउंट शुगर यूज किया गया है एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। गॉट इट? इसी तरह से और एग्जांपल ले लेता हूं। मैं बोलता हूं कि बेटा 2% इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन है, 2% इथेनॉल सॉल्यूशन है, तो 2% इथेनॉल सॉल्यूशन का मीन क्या आ जाता है? तो 2% इथेनॉल सॉल्यूशन का मीन होता है बेटा 2 ग्राम ऑफ इथेनॉल 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मिक्स किया गया है। तो परसेंटेज को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। परसेंटेज में जो वैल्यू गिवन होगा तो वही एग्जैक्टली वैल्यू आपके सॉल्यूट की क्वांटिटी का वैल्यू गिवन होगा। गॉट इट? और वो भी कितने ग्राम में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट में। अब आती है पीपीएम की बात। पीपीएम का मीन क्या होता है बेटा? पीपीएम का मीन होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है कि अगर एक काम मान लीजिए हमारे पास
अगर एक गिलास पानी है ना, अगर एक गिलास पानी के अंदर हमने मान लीजिए एक छोटा सा एक 1 टीस्पून शुगर को ऐड किया, तो 1 टीस्पून शुगर की अमाउंट जो है वो ग्लास के रिस्पेक्ट में ट्रेस क्वांटिटी में है, बहुत कम मात्रा में है। तो अगर बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट की मात्रा, किसी सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसको कहते हैं कि कोई भी सॉल्यूट एक ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होने का मतलब है कि वो सॉल्यूशन आपका पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूशन में काउंट किया जाएगा। और जिस तरह से हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, सेम उसी तरह से ऐसे ही अगर हम पार्ट्स पर मिलियन का कैलकुलेशन लगाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 की जगह 10 टू द पावर 6 से, यानी कि 10 लाख ग्राम सॉल्वेंट के अंदर केवल 10 ग्राम मात्रा किसकी मिली हुई है, किसी सॉल्यूट की मिलाई गई है। सॉर्टेड, इतना समझ में आ गया। तो 1 मिलियन का मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पार्ट, यानी कि 10 पार्ट में से एक पार्ट किसका है, सॉल्यूट का मिलाया गया है। तो उसको हम कहते हैं पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। अब उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले तो हम लिख लेते हैं पीपीएम का मीन क्या रहेगा। पीपीएम का मीन मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। पीपीएम का मीन क्या रहेगा, पीपीएम, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन का मीन क्या होता है, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में ट्रेस क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अगर कोई सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन को हम मास के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में, दोनों के टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मास बेसिस लिखते हैं तो मास बेसिस फॉर्मूला अगर लिखा जाए इसका, तो मास बेसिस पीपीएम कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा पीपीएम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6। ये हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम करके। और ब्रैकेट में यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, जिसमें W मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। जिस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से परसेंटेज काउंट करने के लिए, वैसे ही हम पार्ट्स पर मिलियन में 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर यही पीपीएम की जगह पीपीवी होता, पीपीएम और पीपीबी में बड़ा फर्क है भाई। पीपीएम का मीन है पार्ट्स पर मिलियन, जबकि पीपीबी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। तो पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 6 के साथ में, और पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई। गॉट इट? क्या भाई, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब आरव, पार्ट्स पर मिलियन में मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6, और पार्ट्स पर बिलियन में 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो फिलहाल हम पार्ट्स पर बिलियन पर बात नहीं कर रहे हैं, तो पार्ट्स पर बिलियन पर हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है बेटा आपका। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पीपीएम का मीन क्या होता है। पीपीएम का मीन हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, और पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9। अच्छा, हम फार्मास्यूटिकल चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं, हम फार्मेसी को नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हम फार्मेसी में काउंट करते हैं। हमारा जो सिलेबस है, थोड़ा बहुत अगर पूछा जा सकता है बोर्ड में, तो वो पीपीएम के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है बस। पीपीबी पर कभी बात बोर्ड नहीं करता, क्योंकि पीपीबी हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन वो मैंने बता दिया आपको, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, ये तो हो गया मास बेसिस। वैसे ही हमें लिखना है वॉल्यूम बेसिस पर। तो वॉल्यूम बेसिस क्या हो जाना है, उसको आप समझ लीजिए। वॉल्यूम बेसिस पर क्या बनेगा, उसको आप समझ लीजिए भाई। वॉल्यूम बेसिस मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम बेसिस क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बेसिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपॉन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6। ये कहलाता है ppm वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके। ठीक है, इसको ज़रा नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं क्या होता है। ठीक है, और हाँ बेटा बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है? फ़र्क समझ आ गया ppm और ppb में क्या फ़र्क होता है? चलो, ppm और ppb भी हमने क्लियर कर लिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी हमने क्लियर कर लिया, परसेंटेज वेट बाय वेट भी शायद मैंने क्लियर कर लिया है, और वो मुझे करना नहीं चाहिए था क्योंकि वो तो मास रिलेटेड टर्म था, बट वो मैं फ्लो में कर गया, कोई मुश्किल नहीं है, दोबारा कर लेंगे। तो ये अब तक जितने भी टर्म्स हमने डिस्कस किए ये सब के सब थे वॉल्यूम रिलेटेड और टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर जो वॉल्यूम मास रिलेटेड होते हैं, मास रिलेटेड और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो मास रिलेटेड और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में सबसे पहले आता है आपका मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म के अंदर कौन सा? मोलालिटी। तो बेटा हेडिंग लिखिएगा मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी पर बात करेंगे। चलिए हटा देते हैं इसको और मोलालिटी शुरू करते हैं। क्या होता है बेटा मोलालिटी? मोलारिटी में और मोलालिटी में फ़र्क क्या है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जबकि यहाँ पर बात अगर हम मोलालिटी के करते हैं तो मोलालिटी का मतलब क्या आता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। तो जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर तो वो कहलाएंगे आपकी मोलालिटी। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is called molality. It is denoted by, ये हो जाएगा it is denoted by कैपिटल M। अच्छा, मैंने वहाँ पर भी कैपिटल M से लिखा था और वहाँ पर भी मैंने, एक मिनट जरा पीछे को बैठ जाए तो तुझे साफ ना दिख रही वो। चल भाई, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है भैया, कैपिटल M से डिनोट करेंगे। दोनों में मैं फ़र्क बता रहा था कि हाँ, मैंने कैपिटल M ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, मोलारिटी के केस में भी और मोलालिटी के केस में भी। तो दोनों में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये वाली बात मैंने लेक्चर नंबर 1 में, जो वीडियो नंबर 1 था, मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो नंबर 1 का मैं इससे पहले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जा कर के कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाले वीडियो नंबर 1 पार्ट 2 3 4 को देखें, उसके बाद आप इसी पार्ट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ सीधा, आपको समझ आएगा कि हम कैपिटल M से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मोलारिटी है कि मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भैया, और मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस चीज़ में लिया जाएगा? केजी में। और मोलालिटी को हमने कैपिटल M से डिनोट किया, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से, मास ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल W से। फॉर्मूला बन गया N/,
कैपिटल डब्लू, ठीक है। अच्छा वी नो दैट कि n इक्वल टू क्या होता है W/m, तो ये वाली जो वैल्यू है हम इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दें। तो अगर हम इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसको ज़रा देखें, उसको ज़रा देखें क्या मिल जाएगा। ये हो जाना है कैपिटल M इज इक्वल्स टू W/m इंटू में कैपिटल W। अब देखो दो अल्फ़ाबेट है सिमिलर, एक स्मॉल w और एक कैपिटल W है। तो स्मॉल w का मतलब होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम क्वांटिटी में चाहिएगा, और कैपिटल W का मतलब होगा मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपको किलोग्राम क्वांटिटी में चाहिएगा। यानी अगर ये क्वांटिटी कैपिटल W की वैल्यू अगर आपको ग्राम में गिवन है तो आपको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम वैसे जैसे हम वॉल्यूम को ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम क्वांटिटी को सॉल्वेंट की किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए ये भी एक बात हो गई। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मास रिलेटेड है, तो मास रिलेटेड है तो टेम्परेचर का कोई इफेक्शन नहीं आएगा। हाँ मास के चेंज होने से मोलालिटी पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोलालिटी जो है वो सॉल्वेंट के इन्वर्सली, सॉल्वेंट के अमाउंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली मोलालिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरी बात, अब आती है यहाँ पर बात नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, जो है मॉल फ्रैक्शन। तो लगाइए बेटा मॉल फ्रैक्शन, लगाइए बेटा मॉल फ्रैक्शन, ठीक है मॉल फ्रैक्शन। चलो इसको भी हटा देते हैं, नोट कर लिया सबने, चलिए नोट करिए 1 2 3 स्क्रीनशॉट, ओके। आइए भाई मॉल फ्रैक्शन, हेडिंग लगाइएगा मॉल फ्रैक्शन। क्या होता है भाई मॉल फ्रैक्शन, उसको समझेंगे। मॉल फ्रैक्शन का मीन क्या है, मॉल फ्रैक्शन, तो टॉपिक है मॉल फ्रैक्शन। तो बेटा मॉल फ्रैक्शन का जो टॉपिक है इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर अगर 20 बच्चे हैं और 20 में से अगर 12 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो अगर मैं पूछता हूँ बताओ बच्चा बताओ बेटा कि प्रेजेंट बच्चों का फ्रैक्शन कितना है, तो हम क्या करेंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो उनसे हम डिवाइड करेंगे प्रेजेंट बच्चों को, यानी कि 12 डिवाइड बाई 20 प्रेजेंट बच्चों का फ्रैक्शन हो गया। और अगर मुझे चाहिए एब्सेंट बच्चों का फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट बच्चों के फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करेंगे, आपको पता लग जाएगा एब्सेंट बच्चों का भी फ्रैक्शन। तो इसी तरह से हम एक एक्टिविटी को समझेंगे। एक्टिविटी क्या थी, हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने यहाँ पर एक सॉल्वेंट को फिल किया। ये हो गया बेटा एक सॉल्वेंट, क्या हो गया, सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट ए हो जाएगा, उसको मैं ए लिख रहा हूँ। इसी तरह से दूसरा कोई कंटेनर लिया, इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक सॉल्यूट बी को लिया हुआ, एक सॉल्यूट बी को लिया हुआ, ठीक है ना। अच्छा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, कुछ ना कुछ मास तो ज़रूर होगा, तो मैंने कहा इसका मास W हो जाएगा और इसके मास को हमने WB कंसीडर कर लिया। अच्छा यहाँ पर मोलर मास MA हो जाएगा, यहाँ का मोलर मास MB हो जाएगा। मास और मोलर मास दोनों हैं तो जाहिर है मोल्स भी होंगे, तो इसके मोल Na हो जाएंगे और इसके मोल NB हो जाएंगे। मैंने क्या काम किया, दोनों को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दोनों को हमने एक बड़े कंटेनर में मिक्स कर दिया। और बेटा जब मैंने एक सॉल्वेंट को और एक सॉल्यूट को जब मिक्स किया तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, अरे यार सॉल्वेंट का स्पेलिंग, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करने पर बेटा क्या मिलता है, सॉल्यूशन। तो जब दोनों को एक बड़े कंटेनर में हमने डाल दिया तो बड़े कंटेनर में डालने पर ये एक सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन कौन सा हो गया, एक AB टाइप सॉल्यूशन, ठीक है। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, AB टाइप सॉल्यूशन। अब ये AB टाइप सॉल्यूशन हुआ तो मुझे बताओ कि इस सॉल्यूशन के जो इस कंटेनर में सॉल्यूशन बना है इसके मोल्स कितने हुए। हाँ बिल्कुल सही है, मोल हो जाएंगे इसके NT। तो NT के मोल्स को मैं टोटल क्या लिख सकता हूँ, Na प्लस NB करके लिखा जा सकता है। यानी अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर मैं सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट के मोल्स का फ्रैक्शन कैलकुलेट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लगा लेता हूँ,
मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो है XA और इसका जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट B का वो है XB। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A XA की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ A। मैंने क्या बोला, अगर 20 बच्चे क्लास में हैं और 12 प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट बच्चों का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट बच्चों का फ्रैक्शन। तो वैसे ही अगर मुझे इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, मुझे इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के मोल का फ्रैक्शन बताना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन NT। तो ये हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका Na अपॉन Na प्लस NB करके भी लिखा जा सकता है। ये तो हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए। इसी तरह से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखना हुआ तो ये हो जाएगा बेटा आपका NB अपॉन NT। या तो आप ऐसे लिख लेंगे या फिर आप लिख लेंगे XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, दूसरी बात, यूनिट क्या बनेगी बेटा, यूनिट क्या बनेगी, तो मुझे बताओ ज़रा यूनिट क्या हो जाएगी। तो बेटा एक बात समझ लो, ये भी मोल, ये भी मोल, मोल की क्वांटिटी मोल, मोल डिवाइड बाय मोल का मतलब कैंसिल आउट हो जा करके क्या बचेगा 1, यानी कि जो फ्रैक्शन होता है बेसिकली वो तो यूनिट लेस होता ही है। इट मीन्स कि मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट यहाँ पर नहीं आएगी। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा करके रखे, फ्रैक्शन जो होता है बेटा वो यूनिट लेस होता है। अच्छा, डेफिनेशन की बात कर लें तो डेफिनेशन क्या हो जाना है, डेफिनेशन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेफिनेशन क्या बनेगा, चलिए डेफिनेशन में ऊपर लिख देता हूँ, हाँ यहाँ जगह काफ़ी है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन is known as mole fraction of solution। Got it? ये हो गया बेटा आपका मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पर ये कि ये है आपका एक बाइनरी सिस्टम। मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको पढ़ाया है बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी में क्या क्या होता है। तो उसके लिए आपने बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए वीडियो नंबर 1 पर क्लिक करें। आप मेरे चैनल पर जा करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पर देखें बाइनरी और टर्नरी और क्वाटरनरी क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि ये बाइनरी सिस्टम है और बाइनरी सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है और दूसरे का आपको निकालना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा इस तरह से, उसके लिए भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं। अगर हमने कहा x a प्लस एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा 1, ये है 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए फॉर्मूला, यानी 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल रहेगा। सपोज दैट अगर आपके पास एक्स ए का वैल्यू नहीं है और एक्स बी आपके पास है और आपको एक्स ए निकालना है, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट बच्चों का फ्रैक्शन आपको पता लग गया है और एब्सेंट बच्चों का फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना है, 1 में से उसको माइनस कर देना है। गॉट इट? इसी तरह से सपोज आपके पास में अगर एक्स बी की वैल्यू नहीं है और आपको एक्स ए दे रखा है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा। गॉट इट? बताइए इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है? कुछ नहीं है ना। चलिए अब आती है बात यहाँ पर
एक फाइनल फॉर्मूला और लिख देता हूँ मास बाई मास परसेंटेज का। तो वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, फिर से लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मास रिलेटेड टर्म है तो लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट। अच्छा ऐसे ही अगर मैं पीपीएम की बात कर लेता हूँ, पीपीएम मास बेसिस पर, अभी लिखा है थोड़ी देर पहले मैंने शायद, मास बेसिस पर पीपीएम की बात कर लेता हूँ मैं। पीपीएम, पीपीएम इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 बेसिस, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, ये हो गया, ठीक है बेटा। तो फाइनली हमने आज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को फाइनल डिस्कशन किया और यहाँ तक हमने उसको लास्ट कर लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरा नाम मोहम्मद वसीम और मेरा नंबर, अगर व्हाट्सएप नंबर किसी को चाहिए, किसी को अगर कोई क्वेरी है, कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं अपना नंबर एक तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, दूसरा मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, आप नोट करिए 7817828916। फिर रिपीट कर रहा हूँ 7817828916, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई कुछ पूछना है तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज डाल सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। जय हिंद।